हेलो एवरीवन। आज है 8 दिसंबर और जो आज के करंट अफेयर के टॉपिक रहेंगे उसमें सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हेल्थ इक्विटी फॉर डिसेबल्स, उसके साथ ही साथ द फ्यूचर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, और जेसी बोस जो एक साइंटिस्ट थे तो उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा देखेंगे। और जो लास्ट टॉपिक रहेगा इंडियाज़ प्रोग्रेस इन टैकलिंग माल न्यूट्रिशंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ में, जो कि है द फ्यूचर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। According to the Food and Agriculture Organization's new report, The Future of Food and Agriculture, FAO की एक नई रिपोर्ट आई है जिसका टाइटल क्या है, द फ्यूचर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। तो इसके अंदर कुछ बातें कही गई हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इस रिपोर्ट के अंदर क्या बोला गया है, ड्राइवर्स एंड ट्रिगर्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, द वर्ल्ड विल विटनेस परसिस्टेंट फूड इनसिक्योरिटी इफ़ एग्री फूड सिस्टम रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि अगर जो सिस्टम फ़िलहाल चलता आ रहा है एग्रीकल्चर के फील्ड में, अगर वैसा ही इन फ्यूचर भी चलता रहा तो आगे जाके है ना फूड की शॉर्टेज वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, जिसकी वजह से भूखमरी भी की भी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। दिस रिपोर्ट एम्स एट इंस्पायरिंग स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड एक्शन टू ट्रांसफॉर्म एग्री फूड सिस्टम टुवर्ड्स ए सस्टेनेबल, रिसाइलेंट एंड इंक्लूसिव फ्यूचर। तो इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है ना कि अगर इन सिचुएशन से हमको बचना है, ठीक है, तो हमको जो हमारा एग्री फूड सिस्टम है इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, इसको और बेहतर बनाना पड़ेगा ताकि हमारी जो आगे फ्यूचर की जितनी भी ज़रूरतें हैं वो सही रूप से पूरी हो सके। व्हाट आर द फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट्स। पहला, द ड्राइवर ऑफ द एग्री फूड सिस्टम। देर आर 18 इंटरकनेक्टेड सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल फोर्सेस। तो यहाँ पे क्या है ना, 18 ऐसे सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो खाने की पूर्ति है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी उसकी क्वालिटी, इन दोनों पे फ़र्क पड़ सकता है। अगर अगर देखो फूड अगर कम होगा तो फार्मिंग और प्रोसेसिंग के लिए भी कम मिलेगा, कंजप्शन के लिए भी कम मिलेगा। तो इस वजह से काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी इफेक्ट डालती हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, स्कार्सिटी एंड डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड क्लाइमेट चेंज आर सम ऑफ द की ड्राइवर्स। कि भाई किन किन कारणों की वजह से जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसमें कमी आ सकती है। एक तो गरीबी हो गया, एक आपस में इनइक्वालिटी मतलब ऊंच नीच, ठीक है, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, स्कार्सिटी चीज़ों की कमी होना, और जो रिसोर्सेज हैं उनका ख़त्म हो जाना, उनका ख़राब हो जाना, और क्लाइमेट चेंज, जैसे कि मौसम बेमौसम बरसात हो जाती है, कई बार कहीं पे फ्लड आ जाती है। तो इस वजह से भी जो फूड की जो क्वांटिटी है या क्वालिटी है उस पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। Concern over food insecurity. The world will witness persistent food insecurity, degrading resources, unsustainable economic growth in future if the agri-food system remains the same। तो यहाँ पे वही सब बातें बताई गई हैं जो अभी हम करते आ रहे थे कि भाई अगर एग्री फूड सिस्टम के अंदर अगर हमने बदलाव नहीं किए तो आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय के अंदर खाने की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहेगी, जिससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है इन फ्यूचर। The world is tremendously off the track to meet sustainable development goal including agri-food targets। तो क्या है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कितने हैं ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और ऊपर से वो जो गोल्स हैं सभी कंट्रीज़ ने, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ ने उनको साइन कर रखा है कि हम इनको कंप्लीट करेंगे एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर। लेकिन जिस हिसाब से अभी चीज़ें चल रही हैं तो ऐसा कहीं पे भी नहीं लग रहा कि उन गोल्स को हम टाइम से अचीव कर पाएंगे। और अगर अचीव नहीं कर पाए तो आगे सीधी सी बात है भूखमरी आएगी देश के अंदर। 2050 में देर विल बी 10 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड टू फीड, एंड दिस विल बी अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज इफ सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट्स आर नॉट मेड टू रिवर्स द करंट ट्रेंड। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 2050 तक 10 बिलियन लोग ऐसे होंगे जिनका हमको पेट भरना है, ठीक है। और जिस हिसाब से अभी चल रही हैं चीज़ें, अगर वैसे ही फ्यूचर में भी चलती रही तो यहीं कहीं से भी क्या है ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम इतने लोगों का पेट भर पाएंगे। तो इन्हीं को ठीक करने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि भाई हमको जो ये सिस्टम है ना हमारा एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, इसके अंदर नई नई इनोवेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, जिससे धरती को भी, जो हमारी ज़मीन है उसकी भी उपज की कैपेसिटी बढ़े,
और क्वांटिटी भी बढ़े और फूड के अंदर जो न्यूट्रिशन क्वांटिटी है वो भी बढ़े। तो इस तरह से जो आगे आने वाले जो समय है, जितने भी लोग हैं, उनकी आपूर्ति, जो खाने की जो आपूर्ति है, हम टाइम से पूरी कर सकें। व्हाट आर द सजेशन? यहाँ पे सजेशन की बात कहें तो जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको सोचना चाहिए कि एक लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म में। फ़िलहाल क्या है, कोई भी सिचुएशन आ जाती है, साइंटिस्ट क्या करते हैं या फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि शॉर्ट टर्म में सोचती है, उस समय की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए सोचती है, ना कि फ्यूचर का देख के अपने डिसीजन लेती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई आपको है ना शॉर्ट टर्म की नीड को ना सोचते हुए जो लॉन्ग टर्म है उसके लिए सोचना पड़ेगा, ताकि जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे उनको भी अचीव कर पाएँ, और जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको भी हम एनहेंस कर पाएँ, उसके अंदर भी काफ़ी चेंजेस लेके आएँ, जिससे जो फ्यूचर की जो सिक्योरिटी हो वो हमारी सेफ हो पाए। देयर इज़ नीड टू वर्क ऑन द की ट्रिगर्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो कहाँ-कहाँ पे हमको चेंजेस करने चाहिए? एक तो गवर्नेंस इम्प्रूव्ड होनी चाहिए, ठीक है? क्रिटिकल एंड इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर होना चाहिए, बेटर इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ का हमको यूज़ करना चाहिए। A comprehensive transformation, however, will come at a cost and will require trade-off contracting objective that government policymakers and consumer will have to address the balance while tackling the resilient to paradigmism shift। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर इन सब में हमको बदलाव करना है, इनको सही ट्रैक पे लेके आना है, तो उसके लिए हमको इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा लगेगी, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा इसके अंदर। तो इस वजह से गवर्नमेंट को जो अपनी पॉलिसी जो बनाती है, उसको ये सब ध्यान में रखना चाहिए कि हमको आज के लिए नहीं, हमारे आने वाले एक काफ़ी आगे की सोच के मतलब बड़ी सोच रख के चीज़ों को अंजाम देना चाहिए, ताकि जिससे है ना कंट्री पे कभी भी कोई भी किसी भी तरह की समस्या आन के ना खड़ी हो पाए। व्हाट इज़ एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है क्या? एफएओ इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है दैट लीड द इंटरनेशनल एफर्ट टू डिफीट हंगर। तो ये क्या करती है ना, इसका एक ही काम है, पूरे वर्ल्ड से भूखमरी को मिटाया जाए। वर्ल्ड फूड डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अराउंड द 16 अक्टूबर। पूरे वर्ल्ड के अंदर 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है। और ये 16 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन एफएओ की शुरुआत हुई थी 1945 के अंदर। इट इज़ वन ऑफ द यूनाइटेड नेशन फूड एड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कहाँ पे बेस्ड है? रोम के अंदर। और रोम कहाँ पे है? इटली के अंदर। जो इसकी सिस्टर बॉडीज़ हैं, दैट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इनिशिएटिव क्या-क्या लिए गए हैं इसके द्वारा? पहला तो ग्लोबल इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम यानी कि GIAHS। फिर मॉनिटर करता है किन-किन को। आपने देखा होगा कि जो आए थे यहाँ पे, टिड्डे आए थे जिन्होंने खेतों में सारी फसल को ख़त्म कर दिया था, इंडिया के अंदर भी आए थे। तो उनकी सिचुएशंस के ऊपर भी इनकी नज़र थी, क्योंकि देखो, अगर खेतों से अनाज ख़त्म ये कर देंगे तो पूरे वर्ल्ड के अंदर भूखमरी आ जाएगी। तो इस वजह से ये उन चीज़ों को भी मॉनिटर करती रहती है। फिर द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन यानी कि CAC इज़ अ बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैटर्स रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जॉइंट FAO WHO फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम। अगर कोई भी प्रोग्राम WHO और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, दोनों के द्वारा मिलके चलाया जा रहा है, तो उसके ऊपर उसको अच्छे से चलाने वाली, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाली कौन सी कमीशन है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन द प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर was adopted by 31st सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ FAO इन 2001। इसके द्वारा कौन-कौन से पब्लिकेशन रिलीज़ किए जाते हैं? पहला तो हो गया सोफिया। सोफिया मतलब स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरी एंड एक्वाकल्चर। फिर सोफो सॉरी, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। देन सोफी, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। फिर सोफा, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। फिर सोको, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट्स। ये सब रिपोर्ट्स इसके द्वारा रिलीज़ की जाती, किसके द्वारा? FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब बात करते हैं माल न्यूट्रिशंस के बारे में। माल न्यूट्रिशन, IMR और MMR। IMR क्या है? इंडियाज़ मैटरनल रेट और इन्फेंट मोटिलिटी रेट, IMR।
तो क्या है ना, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा अभी डेटा प्रेजेंट किया गया है जिसके अंदर बताया गया है कि कंट्री का जो मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसके अंदर काफ़ी कमी आई 2005 के बाद से। अनफॉर्चुनेटली एक की एरिया है जहाँ पे अभी भी कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है। वो एरिया कौन सा है? न्यूट्रिशन का। अभी भी कई बच्चे, कई लोग माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। अब बात करते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैं कौन। ये 2 दिन पहले भी मैंने पढ़ाया था एक क्लास के अंदर। तो आरजीआई का गठन हुआ था 1961 में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और आरजीआई का काम क्या है? ये अरेंज करते हैं, कंडक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेमोग्राफिक सर्वे के। जो इंडिया का जितने भी सर्वे होते हैं उनको ये कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है, और उनको एनालाइज भी करते हैं कि इनके अंदर निकल के क्या है। और जो रजिस्ट्रार की जो पोजीशन है उसको एक सिविल सर्वेंट होल्ड कर सकता है, लेकिन उसका रैंक कौन सा होना चाहिए? उसका रैंक होना चाहिए एक जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक के बराबर में। द ऑफिस ऑफ आरजीआई इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग। कौन कौन से सेंसस ये कंडक्ट करते हैं, कौन कौन सी सर्वे ये कंडक्ट करते हैं? पहला तो हो गया हाउसिंग एंड पॉपुलेशन सेंसस, फिर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सीआरएस, फिर सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस, फिर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर, याद रखना एनपीआर, फिर मदर टंग सर्वे। अब बात करते हैं कि एमएमआर और आईएमआर को कम करने में क्या क्या प्रोग्रेस आई है। एमएमआर मतलब मोटिलिटी रेट, मैटरनल मोटिलिटी रेट और इन्फेंट मोटिलिटी रेट। आईएमआर डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स मतलब अकॉर्डिंग टू द स्पेशल बुलेटिन रिलीज्ड बाय द ऑफिस ऑफ आरजीआई। जो इंडिया का एमएमआर था पहले कितना था? 97 था 2018 से 2020 के अंदर, कंपेयर टू 301 2001 से 3 में। मतलब 97 जो परसेंट, सॉरी, 2001 से 3 तक 1000 बच्चों में से, ठीक है, 301 किसके शिकार थे? एमएमआर। मतलब उनकी डेथ हो जाती थी 1000 में से 301 की। वो जो जो इन दो चीज़ों से शिकार थे, और वो घट के अब कितनी होगी? 97। आई एम आर हैज़ बीन रिड्यूस 27 एज कम्पेयर टू 58 इन 2005। रूरल अर्बन डिफरेंसेस भी काफ़ी कम हो गए हैं। लाइक जो रोल ऑफ एनएचएम, एनएचएम मतलब नेशनल हेल्थ मिशन, और एनआरएचएम मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये था शहरों के अंदर और ये था गाँव के अंदर लागू किया गया। और इन्हीं की वजह से जो ये नंबर्स है ना, इनमें कमी आई है। गोल क्या क्या थे नेशनल हेल्थ मिशन के? कि भाई जो एमएमआर है, 1000 में से एक बच्चा, ठीक है, एक एक तक की संख्या हम लेके आए। और जो आईएमआर है वो 25 तक लेके आए, जो कि अभी कितना है? 97 है, ठीक है। इसको और कम किया जाए। टीएफआर इसको भी 2.1 किया जाए। तो ये सब यहाँ पे कंडीशंस, मतलब जो गोल है नेशनल हेल्थ मिशन के, जो अचीव करने की बातें की जा रही हैं, तो यहाँ पे वो सब दे रखे हैं। तो एक बार को आप इसको रीड कर सकते हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 के अंदर लॉन्च किया गया था। इसके अंदर आपको काफ़ी सस्ते दरों पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। नेशनल हेल्थ मिशन को भी 2013 के अंदर लॉन्च किया गया था, जब नेशनल रूरल हेल्थ जो कि 2005 के अंदर लॉन्च की गई थी, ठीक है। और जो अर्बन वाली है वो 2013 में लॉन्च की गई थी। अब क्या है सिनेरियो, क्या है माल न्यूट्रिशन को टैकल करने का? माल न्यूट्रिशन एक तरह की कंडीशन है जिसके अंदर बॉडी है ना, बॉडी के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स और जो अदर न्यूट्रिएंट्स है उसकी काफ़ी कमी हो जाती है। और उनकी कमी की वजह से जो टिश्यूज़ है और बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, और इस वजह से वो दुबले पतले दिखते हैं। Malnutrition occur in the people who are either undernourished और overnourished। अब बात करते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में, जो कि 5वां सर्वे था। उसके क्या क्या यहाँ पे वैल्यूज़ निकल के आई हैं, क्या क्या उनके अंदर रिजल्ट निकल के आए हैं। फिफ्थ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 21 तक चला गया था। इसके अंदर 35.5% जो चिल्ड्रन है, ठीक है, जो 5 साल की उम्र से कम है, वो स्टंटेड है। और जो 19.3% है वो वास्टिड है। और जो 32.1% है वो अंडरवेट है, ठीक है। मतलब कोई ढंग से चल नहीं पाता और किसी का बॉडी पोस्चर ख़राब हो रखा है। तो आपने देखा होगा कई बच्चों की रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई होती है। तो ये सब कंडीशन इन्हीं में आती है, वास्टिड और स्टंटेड के अंदर। मेघालय में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर है स्टंटेड चिल्ड्रन का, जो कि 46.5% है। और बिहार के अंदर 42.9% है। महाराष्ट्र में ये नंबर 25% है और गुजरात में 25.1% है।
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इसके अंदर क्या है, ओबेसिटी इंक्रीज हुई है। ओबेसिटी मतलब ओवरवेट होना शरीर का। नेशनल लेवल पे ये 21% थी पहले, अब कितनी होगी 24%। और वुमेंस में पहले 19% वुमेंस क्या थी, ओवरवेट थी, अब कितनी होगी 23%। मतलब इसके अंदर तो हम परफॉर्म तो दूर की बात, मतलब ये तो उल्टा ही जा रहा है। द इंसिडेंस ऑफ एनीमिया, एनीमिया मतलब खून की कमी होनी, तो जो अंडर 5 की एज के जितने भी बच्चे हैं उनके अंदर ये बढ़ गया। पहले 58.6% थी, अब वो 67% बच्चों में हो गया। और वुमेंस में भी ये बढ़ गया, 57% औरतों के अंदर ये जो औरतें हैं वो खून की कमी की शिकार हैं। मेंस की बात करें तो 22% थे पहले, जो कि अभी 25% हो गए। और ये काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर बुरे हालात हैं। इनएफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, कि गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लागू किए थे लेकिन वो अच्छे से क्या है ना अपना रिजल्ट दिखा नहीं पा रहे हैं। तो पहला तो हो गया पोषण अभियान, ठीक है। इज स्टिल नॉट एड्रेसिंग द इंस्टीट्यूशनल डिसेंट्रलाइज पब्लिक एक्शन चैलेंज येट। द इनिशिएटिव फॉर द न्यूट्रिशन हैव रिमेन कंपार्टमेंटलाइज एंड फ्रेगमेंटेड। मतलब ये जो इनिशिएटिव जो लागू किया गया था ये अच्छे से लागू नहीं हो पा रहा, कई जगह पे चालू है तो कई जगह पे इसका कोई नामो निशान नहीं है। द इंस्टीट्यूशनल रोल ऑफ लोकल पंचायत एंड कम्युनिटीज विद यूनिफाइड फाइनेंशियल रिसोर्स इज स्टिल लैगिंग। तो यहाँ पे जो लोकल पंचायत्स हैं या कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं। अदर इश्यूज क्या हैं, द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, अंडर न्यूट्रिशन एंड डिमिनिश वर्क कैपेसिटी, लो अर्निंग एंड पॉवर्टी। तो लोगों के पास इतना पैसा तो है नहीं, ऊपर से अंडर न्यूरिशमेंट है, काम की भी कमी है। और काम की कमी है तो अच्छा खासा कमा नहीं पा रहे, जिसकी वजह से खाने पीने का ध्यान वो टाइम से नहीं रख पा रहे। और उसकी वजह से जो एनीमिया है या स्टंटेड है, वास्टेड प्रॉब्लम है, ये सब टैकल नहीं हो पा रही, इन पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इन्फेक्शन लाइक मलेरिया, measles, participate acute malnutrition and aggravated the existing न्यूट्रिशनल डेफिशिएट। अगर कोई मलेरिया या मीसल्स जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है तो शरीर वैसे ही कमज़ोर हो जाता है। पहले ही बेचारों में शरीर में विटामिन मिनरल्स की कमी थी, ये बीमारी होने के बाद और शरीर कमज़ोर हो पाता है, ठीक है। काम की कमी की वजह से पैसे नहीं है, तो उससे क्या है ना सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। आर्बिट्रेरीनेस एंड इंटरस्टेट वेरिएशन इन डिटरमाइनिंग ए हाउसहोल्ड्स बीपीएल स्टेटस रिजल्ट इन आर्बिट्री आइडेंटिफिकेशन ऑफ हंगर। अब क्या है ना, हर एक स्टेट का एक अपना अलग क्राइटेरिया है बीपीएल स्टेटस देने का किसी फैमिली को, ठीक है। कहीं पे कुछ पैसे मतलब एक लिमिट तय कर रखी होती है गवर्नमेंट ने, अगर उससे अगर उसकी आमदनी कम है तो वो बीपीएल के अंडर में आ जाता है और उसको गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स का फ़ायदा मिलता है। और कई बार दूसरी स्टेट के अंदर वही शायद क्राइटेरिया एक इंसान फॉलो कर रहा हो, फुलफ़िल कर रहा हो, लेकिन उसको फिर भी वो स्टेटस नहीं दिया जाता। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखे थे। पोषण अभियान, ठीक है, जहाँ पे बात करी गई थी कि 2022 तक हमें ये माल न्यूट्रिशन की जो कमी थी शरीर के अंदर उसको ख़त्म कर देंगे, माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया कर देंगे 2022 तक, जो कि कहीं भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान, जिसके अंदर शरीर में खून की कमी होती है ना, कि भाई इस समस्या को भी हम ख़त्म कर देंगे, तो वो भी अभी टैकल नहीं हो पा रही, बल्कि इसके केसेस और बढ़ रहे हैं। 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 NFSA, इसको भी क्या है, इसका काम क्या था, फूड एंड न्यूट्रिशन की सिक्योरिटी बनाए रखे, मतलब लोगों में भूखमरी ना आए। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, PMMVY। इसके अंदर 6,000 रुपये डायरेक्ट बैंक अकाउंट के अंदर डाले जाते हैं एक प्रेग्नेंट वुमेन के, ताकि डिलीवरी के समय पे वो जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उसको अच्छे से मिल पाएँ। और उसके बाद जो लास्ट स्कीम है वो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम स्कीम, ICDS स्कीम। इसको लॉन्च किया गया था 1975 के अंदर। इस स्कीम के अंदर क्या है, आपको खाना प्रोवाइड किया जाता है, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है, और जितने भी इंजेक्शन टीकाकरण होते हैं बच्चे को वो प्रोवाइड किए जाते हैं, हेल्थ चेकअप और रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड की जाते हैं बच्चे को, जब तक कि वो उसकी उम्र 6 साल या मतलब 6 साल तक की उम्र के बच्चों को ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, और उनकी माताओं को मतलब उनकी जो माँ होती है उनको। और एक ईट राइट इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट भी सरकार के द्वारा चलाया गया था, जिसके अंदर हेल्दी ईटिंग और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हेल्थ इक्विटी फॉर डिसेबल्स।
अभी क्या है ना, 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटी सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और उसी टाइम पे इन्होंने एक रिपोर्ट को रिलीज़ किया था जिसका टाइटल क्या था, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हेल्थ इक्विटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी कौन होते हैं, जिनके शरीर में किसी भी तरह की कमी हो। ठीक है, जैसे हमारे 2 हाथ 2 पैर है, तो हम उनका प्रॉपर यूज़ कर पा रहे हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके ऑर्गन अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते, जिससे क्या है वो उनका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते। कई लोगों के आपने देखा होगा अपाहिज होते हैं, ठीक है, जन्म से ही। तो वो आते हैं किस कैटेगरी में, पर्सन विद डिसेबिलिटी। और इस रिपोर्ट की फाइंडिंग क्या है कि भाई 1.3 बिलियन पीपल, मतलब 6 में से 1 इंसान वर्ल्ड के अंदर सफ़र कर रहा है किससे, डिसेबिलिटी से, मतलब उसके शरीर में किसी न किसी अंग की कोई कमी है। बिकॉज ऑफ दिस सिस्टमेटिक एंड परसिस्टेंट हेल्थ इनइक्विटीज़, मैनी पर्सन विद डिसेबिलिटी फेसिस द रिस्क ऑफ डाइंग मच अर्लियर। मतलब ये कमी होने की वजह से शरीर में, तो उनकी जो क्या कहते हैं, एक जो एज होती है, ठीक है, एक नॉर्मल एज होती है, मतलब जितने उम्र बाकी नॉर्मल लोग जीते हैं उनसे ये करीबन 20 साल या उससे ज़्यादा कम साल ये जी पाते हैं। एक एवरेज इंसान कितने करीबन 60 से 80 साल तक जीता है। और एक पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसकी एज अगर हम फाइंड आउट करें तो करीबन 40 to 50, अगर अच्छे से उसका ध्यान रखा जाए तो इतना जी पाता है। An estimated 80% of people with disability reside in low and middle income countries। तो वही जो यहाँ पे क्या निकल के आया ना रिपोर्ट के अंदर, कि जो लोग इन डिसेबिलिटीज़ से ग्रसित हैं वो बेसिकली लो और मिडल इनकम कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड है। और इस वजह से जो जो उनकी जो वे ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो काफ़ी ख़राब है। रिस्क क्या है, रिस्क ऑफ डिसेबिलिटीज, देर आर टू फोल्ड रिस्क ऑफ कंट्रास्टिंग chronic illness like asthma, depression, diabetes, obesity, dental disorder and stroke. Many of the dispenses in health outcomes cannot be attributed to underlying health condition but rather to preventable unfair and unjust circumstances। कि भाई जो डिसेबिलिटीज़ है किन किन वजह से हो सकती है, अस्थमा से भी, डिप्रेशन से भी, डायबिटीज़ से भी। तो ये सब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो बाद में क्या कहते हैं, जो डिसेबल लोग हैं उनको ज़्यादा इन ये प्रॉब्लम्स भी ग्रसित कर सकती है। सम फैक्टर्स फॉर इनिक्विटी इन हेल्थ केयर, नॉन कंप्रेंसिबल हेल्थ इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, हॉस्टाइल एटीट्यूड ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, कि भाई उनको एक ढंग से नहीं रख पाते। क्योंकि देखो जो डिसेबल इंसान है उसको कभी ना कभी हर टाइम किसी एक इंसान की ज़रूरत रहती है। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो उनको ढंग से रख नहीं पाते। तो एक तरह से वो खुद के घर में एक क्या कह सकते हैं, कैदी की तरह रह रहे होते हैं। तो काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम होती है, फिजिकल बैरियर होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का लेक होता है, ढंग से कहीं जा नहीं पाते अपनी मर्ज़ी से। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, मतलब इतनी आमदनी भी नहीं होती। आपने देखा होगा अभी रिपोर्ट में क्या निकल के आया कि 80% लोग, ठीक है, वो कौन-सी कंट्री से आते हैं, जो लो इनकम कंट्रीज़ है, जहाँ पे ज़्यादातर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। Ensuring health equity for person with disability will also wider benefit and can advance global health priorities in 3 ways. Health equity for all is critical towards achieving universal health coverage। कि भाई हेल्थ इक्विटी पे हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जिससे क्या है ना, सबको एक प्रॉपर हेल्थ कवरेज मिल पाए। मतलब जो अपाहिज भी है ना, तो उनको भी प्रॉपर मेडिकल सर्विसेज दे पाए हम। तो यहाँ पे वही सब बताया हुआ है, आप एक बार को पढ़ सकते हैं। व्हाट आर द इनिशिएटिव टू एम्पावरमेंट ऑफ द डिसेबल्स। इंडिया के अंदर कौन कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। एक तो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन पोर्टल, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज एंड फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लाइंसेज, नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी। यहाँ पे क्या है ना, बच्चों को वजीफ़ा दिया जाता है, मतलब स्कॉलरशिप दी जाती है। फिर बात करते हैं ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, इनकॉन स्ट्रेटजी टू मेक द राइट रियल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी इन एशिया एंड पैसिफिक, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, और इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी से कौन सा है, 16 अक्टूबर, है ना, यही था ना, सॉरी, थर्ड थर्ड दिसंबर, सॉरी, 16 अक्टूबर कौन सा था, वो था FAO का, ठीक है, यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट टॉपिक इज जेसी बोस अ सत्याग्रही।
साइंटिस्ट। तो ये रिसेंट में क्यों है, क्योंकि अभी इनकी बर्थ एनिवर्सरी गई थी 164। तो इस बर्थ एनिवर्सरी पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया था एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ जेसी बोस, कि भाई जेसी बोस के वर्ल्ड के लिए कितने कंट्रीब्यूशन रहे, उसी को याद करने के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। अब ये थे कौन, इनका जन्म हुआ था 30 नवंबर 1858 के, और इनकी माता कौन थी, भामा सुंदरी बोस, और इनके पिताजी का नाम क्या था, भगवान चंद्र बंगाल, जो कि बंगाल के रहने वाले थे। और ये खुद एक प्लांट फिजियोलॉजिस्ट थे और फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने इन्वेंट किया था क्रिस्कोग्राफ का, जो एक डिवाइस है जो प्लांट की ग्रोथ को मेज़र करता है। और सबसे पहले बताने वाले यही थे जिन्होंने क्या प्रूव किया था कि प्लांट्स में भी फीलिंग होती है, जैसे हम इंसान फील करते हैं ऐसे ही प्लांट्स भी फील करते हैं। एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने अपनी बीएससी की डिग्री कंप्लीट की थी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से। ठीक है, उसके बाद विच वॉज कनेक्टेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इन 1883। और जो बीए है नेचुरल साइंस ट्रिपोज, वो कहाँ से कंप्लीट की, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से 1884 के अंदर। साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस वाज ए बायोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट, बोटेनिस्ट एंड अर्ली राइटर ऑफ साइंस फिक्शन। मतलब साइंस फिक्शन की जो किताबें जो आजकल हम काफ़ी चाव से पढ़ते हैं, तो उस तरह की भी ये किताबें लिखते थे। बोस डिस्कवर वायरलेस कम्युनिकेशन एंड वॉज नेम्ड फादर ऑफ रेडियो सर्विस। जो वायरलेस कम्युनिकेशन भी इन्हीं के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ठीक है, सोचो उनकी इस डिस्कवरी से कितना कुछ चेंज हो गया आज के दिन। तो जो इसीलिए इनको फादर ऑफ रेडियो साइंस भी बोला जाता है, बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। He was responsible for the expansion of experimental science in India. Bose is considered the father of Bengali science fiction. A crater of the moon has been named in his honor. He founded the Bose Institute. Bose Institute का गठन किया, a primary research institute of India and also one of its oldest, established in 1917. The institute was first interdisciplinary research center in Asia. He served as a director of the Bose Institute from its inception until his death. तो जब से इन्होंने उसका गठन किया था 1917 में, और जब इनकी डेथ हुई तब तक ये उसके क्या रहे, डायरेक्टर रहे थे। टू फैसिलिटेट हिज रिसर्च ही कंस्ट्रक्टेड ऑटोमेटिक रिकॉर्डर्स capable of registering exemplary slight movements. These instruments produce some kind striking results, such as twinkling of injured plants, which Bose interpreted as a power of healing in the plants. तो कुछ ऐसे ऐसे डिवाइसेस भी इन्होंने बनाए थे जिसकी वजह से क्या है, जो प्लांट्स के अंदर जो फीलिंग्स है, ठीक है, उन सबको वो कैप्चर कर पा रहे थे। जो बुक्स इनके द्वारा लिखी गई, तो हिज बुक्स इंक्लूड रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग्स, 1902 के अंदर लिखी गई थी। फिर 1926 में एक और बुक आई थी, द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट। की बात करें तो 23 नवंबर 1937 में इनकी डेथ हो गई थी। कहाँ पे, गिरिडीह, जो कि कहाँ पे है, बिहार के अंदर। सो ये थी आज की क्लास। बताइएगा कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दे सकूँ। और वन मोर थिंग, अगर इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।